गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, इसके पहले के भागों में हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 देख चुके हैं। आज हम जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय का चौथा भाग अध्ययन करने वाले हैं और इस अध्ययन में हम पढ़ने वाले हैं अहोम, मीर जुमला का हमला, अहोम राज्य और पाइक, अहोम समाज और खेल, अहोम लोगों का धर्म, अहोम एक परिष्कृत समाज, मंगोल, निष्कर्ष, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अहोम जो समुदाय है ये भी एक राज्य या जनजातीय समुदाय है जो प्रशासन या राज्य करने वाले बन गए थे। अहोम लोग जो थे वो म्यांमार से, जो मौजूदा म्यांमार है जिसको हम ब्रह्मदेश कहते हैं, उस ब्रह्मदेश से आकर 13वीं और सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया मतलब भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नई राज्य की स्थापना की। उन्होंने 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुट्टियो 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया। अहोम ने भी एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों, जिसको हम मिसाइल कहते हैं, मिसाइल कर रहे हैं, इन अस्त्रों का भी उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1660 तक उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का भी निर्माण करने में वे सक्षम हो गए। तो इस प्रकार से अहोम समुदाय तकनीकी का इस्तेमाल या तकनीकी का प्रयोग करने में मीर जुमला का हमला, तो 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया। बहादुर से सामना करने के बावजूद भी वे पराभूत हो गए। उन्होंने उनका सामना करने में असमर्थ रहे, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रहा, क्योंकि वह फिर से अपना प्रशासन या अपना प्रभाव जमाने लगे थे। यहाँ हम देख रहे हैं कि पूर्वी भारत की जो जनजातियाँ होती है वो कौन कौन होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे कि कोंच, गारो, खासी, जंतिया, जो डफलास, मिरीस, चुट्टिया, इस प्रकार से जनजातियाँ इस इलाके में पाई जाती है। अहोम राज्य और पाइक, तो अहोम राज्य जो था यह बेगार पर निर्भर था और राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उसको पाइक कहलाते थे। पाइक मतलब जो राज्य के लिए मुफ्त में काम करते थे उसको बेगार कहते थे या उसको पाइक कहते थे। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। तो प्रत्येक गांव में ऐसे नियम बनाए गए थे कि राज्य के लिए प्रत्येक गांव के लोग समय समय पर राजा के लिए या राज्य के लिए काम करने के लिए भेजते थे। इसके जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाके में लोगों को स्थानांतरित भी किया जाता था। इसका मतलब यहाँ जनगणना होती थी, जिस इलाके में ज़्यादा जनसंख्या होती है उस ज़्यादा जनसंख्या में से कुछ लोगों को कम जनसंख्या वाले इलाके में उनको भेज दिया जाता था। इस प्रकार अहोम कुल बाद में टूट गए, क्योंकि जो कुल थे, कुलों को वो बांटते थे। इस प्रकार से जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए वो ज़्यादा जनसंख्या वाले इलाके से कम जनसंख्या वाले इलाके पर वो भेज देते थे। इस प्रकार से उनके जो कुल थे वो कुल टूट गए। 17वीं सदी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन उनका खासा केंद्रीकृत हो चुका था। मतलब क्या है, राजा के हाथ में पूरी सत्ता आ गई थी। लगभग सभी वयस्क पुरुष भी युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, लेकिन जब उनके लिए कुछ काम नहीं होता था, मतलब जो कोई अभियान नहीं होता था या युद्ध का प्रसंग नहीं होता था, उस समय में वे खेती के लिए बांध, सिंचाई व्यवस्था के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। तो इस प्रकार से अहोम समाज के जो लोग थे वह कड़ी मेहनत करने वाले, कठोर परिश्रम करने वाले लोग होते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए नए तरीके भी अमल में लाते थे और इस प्रकार से नई नई तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए वो फसल भी लिया करते। अहोम समाज और खेल की बात कर रहे हैं। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। खेल मतलब क्या है, जो उनका जो कुल होता है, कुलों में विभाजित होते विभिन्न प्रकार के कुल होते हैं, उसको खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत ही कम जातियाँ थी और इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। तो अहोम में जो दस्तकार होते हैं, जैसे सुतार होते हैं, लुहार होते हैं, कारपेंटर जिसको हम बोलते हैं, इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो लोग नहीं होते और इसीलिए इनके इलाके में बाहर से वो दस्तकार लोग आए थे। एक खेल के नियंत्रण में कई गाँव होते थे और किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन भी दी जाती थी।
और जब ग्राम समुदाय इस प्रकार की जमीन देती है तो समुदाय की सहमति के बगैर राजा भी इनसे वो जमीन वापस नहीं ले सकता था। इतनी ताकतवर वो उनका ग्राम समुदाय होता था। तो उस वक्त ग्राम समुदाय भी बहुत ही प्रभावशाली होता था। हम लोगों का धर्म हम जब देख रहे हैं तो अपने जनजातीय देवताओं की वो उपासना करते थे। उनकी जो देवताएं होती है, प्राकृतिक रूप से देवता होती है, उनकी भी उपासना करते थे। और 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में भी बढ़ोतरी हो गई थी और मंदिर ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में भी दी गई। शिव सिंह जो उनका एक मुखिया होता है, वो उनके काल में हिंदू धर्म वहाँ का एक प्रमुख धर्म बन गया था। अहम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से उन्होंने नहीं छोड़ा। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने रीति रिवाजों को बरकरार रखा, उनका वो पालन करते थे। हिंदू धर्म को भी उन्होंने अपना हिंदू धर्म का भी उन्होंने पालन किया, लेकिन अपनी जो संस्कृति थी, अपनी जो रीति रिवाज थे, वह रीति रिवाज भी वो उसका पालन करते रहते थे। ये अहम लोगों का धर्म था। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि कान के जो आभूषण होते हैं वो पहने जाते थे औरतों द्वारा, और ये कबोई नागा जनजाति के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। तो ये मणिपुर में रहने वाली यह जनजाति अहम एक परिष्कृत समाज भी कहलाता है, क्योंकि अहम समाज अत्यंत परिष्कृत होने का कारण था। देखिए, वहाँ कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। इसका मतलब कवि और विद्वान जो लोग होते थे उनका सम्मान किया जाता था, उनको सम्मान जनक नजरिए से दिखाया जाता था। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। तो इस तरह से वहाँ विद्या या ज्ञान जो होता है या साहित्य होता है उसको बढ़ावा मिलता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में वे अनुवाद करते थे और वे पढ़ते थे। बुरंजी नामक एक ऐतिहासिक कृति है जो पहले ओम भाषा में थी और बाद में उसको असमिया भाषा में भी भाषांतरित किया गया। तो बुरंजी यह उनकी ऐतिहासिक कृति है। निष्कर्ष में हम कहेंगे कि जिस युग की हम चर्चा करते हैं आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन आ गए हैं, ये हम देख चुके हैं। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में भी आने लगे थे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया भी चलाई थी। और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आने से उनमें परिवर्तन भी आने लगा था। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जो जनजातियाँ थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई थी। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में भी शामिल हो गई थी। कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया था। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी जाति, अपने रीति रिवाज, उनकी भाषा, परंपरा का वो अलग तरीके से पालन करते थे। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की भी स्थापना की, जैसे कि हमने देखे थे गोंड राज्य, अहोम राज्य। इस प्रकार के कुछ जनजातियाँ वाले जो प्रभावी समुदाय थे, उन्होंने विस्तृत राज्यों पर अपने राज्यों की स्थापना की। अन्यत्र की हम बात करें तो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति थी, वो थी मंगोल। और वे मध्य एशिया के घास मैदानों जैसे स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में से बसे हुए थे। और 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उनमें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। तो इस प्रकार से उन्होंने जनजातियों को इकट्ठा करते हुए उन्होंने बड़ी सेना का निर्माण किया और अपनी मृत्यु तक, मतलब चंगेज खान अपनी मृत्यु के समय 1227 तक वह एक विस्तृत प्रदेश का शासक बन चुका था। उसके उत्तराधिकारियों ने भी एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। उसके मृत्यु के बाद भी इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा इन साम्राज्य में शामिल हो गया था। मंगोलों के पास सुसंगठित सेना थी, प्रशासनिक व्यवस्था भी थी और ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूह के समर्थन पर आधारित थी। तो इस प्रकार से मंगोल जो थे, अन्य भारत के अलावा अन्य स्थान या अन्य प्रदेशों में रहने वाले जो समुदाय थे, वो विभिन्न प्रकार के समुदाय थे और विभिन्न प्रकार के समुदायों को इकट्ठा करते हुए चंगेज खान ने एक बहुत बड़ी विशाल सेना स्थापित की थी। तो इस प्रकार से हमने जनजातीय, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदायों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और यह अध्याय यही समाप्त होता है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इस अध्याय के प्रश्नोत्तर या इसके कुछ सारांश होते हैं या कुछ क्विज होते हैं। यह क्विज हमारे स्मार्ट पीपल स्मार्ट लर्निंग
blogspot.com पर उपलब्ध रहेंगे और इसीलिए इसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी जाएगी। उसको क्लिक करके आप इस अध्याय के प्रश्न उत्तर भी पढ़ सकते हैं।